Assalamu alaikum students. Today we are going to learn lesson 1.3 on wings of courage. Okay, this lesson is actually a biography. बायोग्राफी आप समझते ना कि जब ऑथर किसी और पर्सन के बारे में है ना उनकी लाइफ के बारे में अगर पूरा लाइक स्टोरी जैसा नरेट करे दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. एंड ऑटोबायोग्राफी when a person write its own experience, something which is called आत्मकथा है ना, जिसको आप आत्मकथा या आप बीती कहते हैं, वो होता है ऑटोबायोग्राफी. और ये जो है ये है बायोग्राफी. ये बायोग्राफी किसकी है? वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ आवर आईएएफ इंडियन एयरफोर्स. हमारे इंडियन एयरफोर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर एक रह चुके हैं अर्जन सिंह, जिन्होंने बहुत ही मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया था ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर विच टूक प्लेस इन द ईयर 1965. है ना, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर होता 1965 में. एंड ऑब्वियसली द रीजन मस्ट बी एज यूजुअल जम्मू कश्मीर. तो इसमें उन्होंने जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था. ओके, so actually it is a biography and in other words you can say it's like his career graph. उनका पूरा career graph है. It's bit boring but still we have to go through it. हमको ये lesson करना ही पड़ेगा. And for last 2 years मतलब जब से syllabus change हुआ है 2019-2020 में अब तक ये पूछा नहीं गया है. देर आर चांसेस कि हो सकता है इसमें पैसेज आ जाए. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. एंड वंस अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि विच वे क्वेश्चंस आई फील इम्पोर्टेंट वी विल डेफिनेटली डिस्कस. है ना, जो भी मुझे क्वेश्चंस लगेंगे कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है तो हम लोग ज़रूर करते चलेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पर एक वार्मिंग अप एक्सरसाइज दिया है आप लोगों को. ओके, सो दिस आर द डिफरेंट डेजिग्नेशंस मीन्स पोस्ट. है ना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस आर 3 पिलर्स ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम. है ना, हमारे डिफेंस सिस्टम जो है इन तीनों के ऊपर बेस्ड है ना. आर्मी है ना, हु वर्क्स ऑन लैंड ऑन जिसको हम बॉर्डर फोर्सेस भी कहते हैं. है ना, बॉर्डर फोर्सेस, बीएसएफ वगैरह, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस. नेवी जो लोग जो है शिप वगैरह में जो है ना मतलब हमारा मरीन प्रोटेक्शन करते हैं. है ना, कि कोई सी रूट से जो है एनिमी जो है इंट्रूड ना हो हमारी कंट्री में. एंड एयरफोर्स है ना, ऑब्वियसली द नेम इटसेल्फ इंडिकेट. ठीक है, अभी आपको यहाँ पर यू कैन सी दैट डिफरेंट पोस्ट और द डेजिग्नेशंस हैव बीन गिवन. तो आई जस्ट डायरेक्टली डिस्कस द आंसर. आर्मी में कौन कौन से पोस्ट जाएंगे? ब्रिगेडियर, सेकेंड मेजर, थर्ड कर्नल. देखो सेकेंड लाइन में फर्स्ट स्पेलिंग दी है COLONEL. है ना, तो उसको कोलोनल नहीं बल्कि कर्नल प्रोनाउंस किया जाता है. देन फील्ड मार्शल उसी के आगे दिया है ना. एंड जो लास्ट आएगा आर्मी में वो होगा लेफ्टिनेंट जनरल. सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है LIEU. है ना, तो इसको लाइव नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल. ये हो गया आर्मी का. सेकेंड इज नेवी. तो नेवी में देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आ जाएंगे. फर्स्ट जो आपको दिया है कमांडर. ठीक है, एंड उसके बाद आएगा वाइस एडमिरल. पहली ही लाइन में दिया है वाइस एडमिरल. उसके बाद एडमिरल ऑफ फ्लीट ना, वाइस एडमिरल की बिल्कुल नीचे दिया है एडमिरल ऑफ फ्लीट. देन कमोडोर लास्ट थर्ड लाइन में दिया है. एंड रेयर एडमिरल. रेयर एडमिरल उसी के बाद नेक्स्ट दिया है. देन विच एवर ऑप्शंस आर रिमेनिंग. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बचा है? विंग कमांडर. है ना, ये जो भी ऑप्शंस बचे वो एयरफोर्स में जाएंगे. कौन कौन से ऑप्शंस बच गए? विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर,
एयर मार्शल, फ्लाइंग ऑफिसर, एयर कमोडोर। एंड बट ऑब्वियसली जिसके अंदर एयर आ रहा है तो बट ऑब्वियसली वो जो है एयरफोर्स को ही बिलोंग करता है। ऑलराइट, वी प्रोसीड फर्दर। होमोफोन and homograph. I think we have already discussed regarding this. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी होमोफोन एंड होमोग्राफ, इन दोनों को कंबाइनली मिलाकर कहा जाता है होमोनीम। HOMONYM। इट इज नो वेयर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये वर्ड आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं दिया नहीं है होमोनीम, बट जस्ट फॉर योर इन्फो, आप लोगों की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि इन दोनों को मिलाकर जो है कहा जाता है होमोनिम। अब शायद से मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोग को, आई गेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस होमोफोन एंड होमोग्राफ। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर ए देखिए, मेक सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड वेयर। देखिए एक हिंट दे रही हूं मैं कि हाउ टू रिमेम्बर। बहुत अक्सर बच्चे जो एग्जाम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि होमोफोन क्या एंड होमोग्राफ क्या। तो देखिए मैं एक जो है एक सिली सी एक मतलब टेक्निक बता रही हूँ, एक सिली टेक्निक है लेकिन दिस विल हेल्प यू आउट। कि देखिए फोन, फोन जो होता है, फोन एक जो डिवाइस इस वक्त भी आपके हाथ में होगा डिवाइस, ठीक है, बहुत से लोगों के। तो फोन में है ना एक दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना, दो पार्ट्स है क्या, एक जो है जिसे आप सुनने का काम कर रहे हो और एक से बोलने का काम कर रहे हो। दीज आर टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना। इट इज यूज फॉर हियरिंग एंड फॉर स्पीकिंग। तो इस चीज से याद रखिए कि फोन के ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना। बिल्कुल इसी तरह ध्यान रखिए कि ये जो होमोफोन्स होते हैं ना, उसमें दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड करते हैं। दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड करते हैं। उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है। दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो बस सेम साउंड करते हैं, उसको कहते हैं हम होमोफोन, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक सीरीज सा मैंने एक टेक्निक बताया है, बट आई गेस दिस विल हेल्प यू आउट, है ना, थोड़ा सा याद रखने के लिए कि कंफ्यूज मत होइए। होमोफोन मतलब कि दो डिफरेंट वर्ड्स है, दो डिफरेंट वर्ड्स है जिनकी स्पेलिंग अलग, ओके, मीनिंग अलग, बट सिर्फ उनका साउंड सेम है। जैसे कि ये दिया है वेयर एंड वेयर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन लैंग्वेज स्टडी फॉर 1 और 2 मार्क्स। इस तरह के जो है 1 या 2 मार्क के लिए आते हैं, देख लीजिए। वेयर, ठीक है। अब वेयर, तो वेयर मीन्स पहनना, है ना। तो यू कैन मेक एनी सेंटेंस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू वेयर द बेस्ट आउटफिट इन द पार्टी। आई वॉन्ट टू वेयर द बेस्ट आउटफिट इन द पार्टी। और ये जो नीचे बी दिया है WARE, वेयर, है ना। ये वेयर मतलब क्या, कोई भी चीज या बर्तन बेसिकली, बर्तन, है ना। जैसे द किंग ate his dinner in silverware. The king ate his dinner in silverware. Okay. Second देखिए here and here. Damn easy, है ना। Teacher ordered the student to sit here. ये हो गया आपका A ऑप्शन। सेकेंड B ऑप्शन देखिए here. ये here का मतलब क्या है, सुनना ना। जैसे student told the student, student told the teacher that they cannot hear. Student told the teacher that they cannot hear. Understood? Next देखिए there, है ना, there and there, है ना। It's very easy, you know this, आप बना सकते हो easily। जैसे for example, I kept my bag there. I kept my bag there. And there
student can show their writing talent in the competition. Student can show their writing talent in the competition. Okay, and the last one, cell. अब ये सेल के तो खुद बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, बट यू नो ये एक सेल का ये भी मतलब होता है. एक तो सेल जो आपके हाथ में फोन है उसको भी सेल कहा जाता है. सेल ये स्पेलिंग उसकी भी है बैटरी, है ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा. और ये सेल का एक और मीनिंग भी निकलता है कि जो बेसमेंट में जेल होती है ना, दैट इज कॉल्ड सेल. तो द प्रिजनर वॉज केप्ट इन द डार्क सेल. द प्रिजनर वॉज केप्ट इन द डार्क सेल. और नीचे जो सेल दिया है SELL, तो द शॉपकीपर was trying to sell his product. The shopkeeper was trying to sell his product. Okay. Now the question number B is homograph. अब homograph I guess मैं आपको बता चुकी थी पहले भी. homograph क्या है कि इसमें एक वर्ड लिया है जिसका स्पेलिंग सेम है, बट दिज आर डबल मीनिंग वर्ड्स. जैसे अगर आपको याद होगा मैंने विंग का एग्जाम्पल दिया था. विंग, ए विंग, बी विंग, है ना. एक तो ये विंग है और दूसरा विंग का मीनिंग जो है फेदर्स, है ना, बर्ड के फेदर्स को भी कहा जाता है. तो बेसिकली होमोग्राफ का मतलब होता है डबल मीनिंग वर्ड्स. ऑलराइट. मेरे ख्याल से ये हम एक पोएम में कर चुके हैं, पुली पोएम में. राइट, हम लोग पुली पोएम में कर चुके हैं जहां पर रेस्ट के मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे थे. ऑलराइट, वहां पे हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच भी देखा था इससे रिलेटेड. दैट वाज पन, PUN. एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, अ बेयर इज एन omnivorous एनिमल. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, राइट व्हाट द अंडरलाइन होमोग्राफ्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस मीन. आपको यहाँ पे मीनिंग बताना है. तो यहाँ पे बेयर क्या है कि यहाँ पे एक एनिमल है ना, है कि नहीं. तो एन एनिमल, सिंपली यू कैन राइट. बी, शी कुड नॉट बेयर द इनजस्टिस. यहाँ पे बेयर का मीनिंग क्या निकला, टॉलरेट करना, है ना, बर्दाश्त करना. सो यू कैन राइट टॉलरेट. नेक्स्ट, अ बैट इज द ओनली बर्ड विच इज अ मैमल. यहाँ पे बैट क्या है, अ मैमल, है ना, साइंस में आपने पढ़ा है मैमल. सेकेंड, हिज बैट ब्रोक एज इट स्ट्रक द बॉल. यहाँ पे बैट क्या है कि आप लिख सकते हो अ वुडन इम्प्लीमेंट या फिर वुडन एक्सेसरी विच इज यूज्ड इन क्रिकेट. अ वुडन एक्सेसरी विच इज यूज्ड इन क्रिकेट. क्रिकेट. नेक्स्ट, he had to pay a fine for breaking the traffic signal. यहाँ पे फाइन का मीनिंग क्या निकला, पेनल्टी. नेक्स्ट में, यूज अ फाइन क्लोथ फॉर द बेबीज क्लोथ. यहाँ पे फाइन का मीनिंग क्या है, सॉफ्ट या डेलिकेट, है ना, सॉफ्ट या डेलिकेट. एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, वी एंजॉयड अ लॉट एट द टेम्पल फेयर. है ना. अब ये फेयर का मीनिंग क्या हुआ, मेला ना, मेले को कहा जाता है. तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गैदरिंग ऑफ स्टॉल्स एंड अम्यूजमेंट्स फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट. गैदरिंग ऑफ स्टॉल्स एंड अम्यूजमेंट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट. एंड नेक्स्ट इज, शी हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन. फेयर मीन्स लाइट कॉम्प्लेक्शन, है ना, डार्क नहीं. नाउ लेट अस बिगिन with our actual lesson on wings of courage. Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history. Icon, है ना, और many people pronounce it icon, right? तो icon मतलब क्या, important symbol, है ना, important symbol of India's military history. हमारी इंडियन मिलिट्री की जो हिस्ट्री है उसके बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल रहे हैं. विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ वॉर हीरो हु हैड सक्सेसफुली लेड अ यंग IAF. अब नाउ लेट मी टेल यू दैट दिस चैप्टर इज फुल ऑफ डिफरेंट एब्रीविएशंस. बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आए हैं,
तो माइट भी पॉसिबल कि एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म्स पूछ ले. ओके, सो IAF, इंडियन एयरफोर्स, ड्यूरिंग 1965 इंडो पाक वॉर. तो ये लेसन स्टार्ट करने के पहले मैं इनका इंट्रो दे चुकी हूँ. द ओनली ऑफिसर टू अटेन है ना, टू गेट द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5-स्टार फील्ड मार्शल, है ना. तो ये अकेले हैं जिनको अब तक एयरफोर्स में, जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तो ये अकेले हैं जिनको जो है फील्ड मार्शल, है ना, इनको जो है मार्शल, एयरफोर्स में मार्शल का टाइटल दिया गया है, जो आर्मी के 5-स्टार फील्ड मार्शल के इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट इक्वल है. सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट. एक्सेप्शनल मतलब सबसे हटकर. हु हैड फ्लोन, ये फ्लोन जो है क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है किसका, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन. हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना, डिफरेंट 60 टाइप के उन्होंने एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं. ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना द IAF इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयरफोर्स. देखिए, पोटेंट का मीनिंग आपको साइड में दिया है ना, वो ग्लॉसरी दिया है. पोटेंट एयरफोर्स, पोटेंट पावरफुल एंड इफेक्टिव. इजी शब्दों में आप ये भी समझ सकते हो ना कि जिसके अंदर पोटेंशियल हो, बहुत ज्यादा एनर्जी हो. तो हमारी एयरफोर्स को एनर्जी देने वाले, पोटेंशियल देने वाले कौन थे, मिस्टर अर्जुन सिंह. ग्लोबली एंड द 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. और इन्हीं के बलबूते पर जो है हमारा एयरफोर्स जो है वर्ल्ड में 4th रैंक पर आया. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मोन्यूमेंटल. देखिए, ये वर्ड्स ऐसे याद रखिए, ट्राई टू यूज इट वाइल राइटिंग, है ना, वाइल डूइंग राइटिंग स्किल्स. तो ऐसे शब्दों को याद रखिए. दैट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका जो योगदान है इंडियन एयरफोर्स में, वो मोन्यूमेंटल है. मोन्यूमेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोन्यूमेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक दूं कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स जो है ना, बहुत मोन्यूमेंटल है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए. मोन्यूमेंटल है मतलब बहुत मैटर करते हैं, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस है. अंडरस्टूड. द IAF ग्रीव किसका शॉर्ट फॉर्म, ग्रो का. विथ हिम ही वॉज द एपिटोम you can see in the glossary, a perfect example. एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो मिलिट्री लीडरशिप के, है ना. जैसे हम बोल सकते हैं हमारे बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक एपिटोम है हमारे लिए. एपिटोम है, परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, हम उनको फॉलो करना चाहिए. तो वैसे ये मिलिट्री पीपल के लिए एक एपिटोम है. In classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of IAF Kapil Kahak said. तो ये जो his contribution से लेकर जो है एयरफोर्स मार्शल, ये किनके शब्द कहे गए हैं, हमारे फॉर्मर एक्स है ना, जो पुराने होते हैं. जैसे बोलते हैं हम फॉर्मर प्रिंसिपल, हमारे पुराने प्रिंसिपल रह चुके. फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे पुराने क्रिकेटर. तो इंडियन एयरफोर्स के एक वाइस चीफ थे, उनके कहे गए शब्द हैं. ओके, आगे देखिए. सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002. अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो है अभी सरवाइव नहीं कर रहे. हाँ, पिछले ही कुछ 5-6 साल पहले जो है इनका डिमाइस हो गया, डेथ हो गई. Sam Hormuzji, Frame G. Jamshed G. Manekshaw and K.M. Karyappa were the only too many generals honored with the rank of Field Marshal. तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल जो है फील्ड मार्शल का वापस उसको फोर्स किया गया क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल डेजिग्नेशन है फील्ड मार्शल. नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. अब ये एक्चुअली एक उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. ये एक है ना फ्रेज है. इसके अंदर तो एक प्रोवर्ब छुपा है एक्चुअली. आप लोगों ने वो सुना होगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स,
है ना। यानी क्या कि काम ज़्यादा बोलते हैं आपके शब्दों से, आपके शब्द मैटर नहीं करते, आपके काम मैटर करते हैं ना। ये तो बोलने को इंसान कुछ भी बोलता है, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, है ना तो आपके शब्द मैटर नहीं करते हैं, बल्कि आपका काम मैटर करता है। तो वैसा ही कि ये मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स थे, मतलब कि ज़्यादा बोलते नहीं थे, इनका काम खुद बोलता था। सिंह वॉज नॉट ओनली अ फ्यूलेस पायलट बट ऑल्सो हैड प्रोफाउंड नॉलेज। प्रोफाउंड ये वर्ड पहले भी आ चुका है कहीं पे इंट्रो में। प्रोफाउंड मीन्स डीप knowledge about air power and applied it in a wide spectrum. Underline the word spectrum and simple words में लिख दीजिए रेंज, है ना। जैसे आजकल जो है मोबाइल फोन्स, है ना, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रेंज में अवेलेबल है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दैट टुडे या नाउअडेज वी हैव अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मोबाइल फोन हैविंग न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना। तो वाइड स्पेक्ट्रम मीन्स स्पेक्ट्रम रेंज ऑफ एरियाज। सिंह हैड एसिड्यूअसली, देखिए वोकैबुलरी में आपको दिया है ग्लॉसरी में, एसिड्यूअसली वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स। तो अब ये इस पे आप कैसे सेंटेंस बना सकते हो कि जो स्टूडियस स्टूडेंट्स होते हैं या टॉपर्स होते हैं या स्कॉलर्स, ओके चलो टॉपर्स नहीं रहे, टॉपर्स स्टडी एसिडियसली टू गेट गुड मार्क्स, है ना। क्या बनाया हम लोगों ने कि टॉपर्स या स्कॉलर्स स्टडी एसिडियसली टू गेट गुड मार्क्स, है ना। तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए बहुत एसिडियसली स्टडी करते हैं। तो मतलब ये भी बहुत हार्ड वर्किंग थे। तो इन्होंने लीड किया, लेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ लीड, द आईएएफ ड्यूरिंग द 1965 वॉर एंड डिनाइड सक्सेस। डिनाइड मतलब टू से नो, है ना, नहीं देना, है ना। जैसे एक्सेप्ट का अपोजिट होता है डिनाई। तो नहीं दिया उन्होंने, क्या नहीं दी, कामयाबी नहीं दी पाकिस्तान एयरफोर्स को, दो इट वाज बेटर इक्विप्ड विथ अमेरिकन सपोर्ट। हालांकि उस वक्त जो है पाकिस्तान को अमेरिकन सपोर्ट हासिल था, है ना। एंड एज आई टोल्ड यू कि व्हाट वाज द मेन एजेंडा, मुद्दा, है ना, जम्मू कश्मीर। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ड्यूरिंग दैट वॉर, सेड काक। तो ये वापस जो हम लोगों ने ये जो नाम देखा था, ऊपर देखा था ना काक, ओके यहाँ पर कौन थे काक, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, है ना, कि हु वाज काक, तो ही वाज द फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आईएएफ। तो ये सारा जो है इन्होंने बताया हमको, ठीक है। नाउ कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, वाई बी चौहान द डिफेंस मिनिस्टर, कमेंडिंग है ना, ऑफिशियली प्रेजिंग। तो एक्चुअली आप वो देखते होगे फेसबुक में भी कमेंट्स, एक्चुअली इट इज़ नॉट कमेंट्स, इसको जो है कमेंट्स प्रोनाउंस किया जाता है, ओके। तो एक्चुअली कमेंट्स जो है वो बोथ वे में लिया जाता है ना, पॉजिटिव भी लिया जाता है, नेगेटिव भी लिया जाता है। बट आप जब उसको वर्ब में बोल रहे हो, वर्ब के तौर पे उसका कमेंडिंग, तो ये पॉजिटिवली ही लिया जाता है, किसी की बुराई बताने के लिए नहीं। तो कमेंड करना मतलब प्रेज करना, तारीफ करना। उन्होंने क्या बोला है वाई बी चौहान ने, कौन थे वो, डिफेंस मिनिस्टर थे, द देन डिफेंस मिनिस्टर। द देन डिफेंस मिनिस्टर मीन्स के उस वक्त 1965 के वक्त वो थे। एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ जेवल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। तो उन्होंने उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने उनकी तारीफ की थी, और ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा, है ना। पूरे इंडियन एयरफोर्स का जो है जिम्मेदारी उन पर थी, और वही लीड कर रहे थे, और ही वॉज परफॉर्मिंग वेल, वो अच्छा लीड कर रहे थे, उनकी वजह से सक्सेस भी मिली। इन 1944 द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अरकन कैंपेन। अब ये भी एक मतलब ये वॉर के बारे में बताया जा रहा है। ये जो है, अगर आप लोग को पता होगा
याद होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त है ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त है, ठीक है, जिसके अंदर जो है दो वर्ल्ड जो है पूरा दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था ना, है ना। एक तरफ जो है इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह ये सारी कंट्रीज, दूसरी तरफ जर्मनी, रशिया वगैरह, जापान। तो इन्होंने जो है मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज। अब ये किसकी बात की जा रही है? एयर मार्शल की ही बात की जा रही है। तो उन्होंने जापानीज के अगेंस्ट जो है अरकान कैंपेन को भी लीड किया था, ठीक है। फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्सेस टू यंगून, फॉर्मली रंगून। अब उस वक्त जो है ना 1944 के वक्त, है ना, हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। हमारे ऊपर जो है ब्रिटिशर्स थे, है ना, ब्रिटिशर्स का रूलिंग थी, इनकी गवर्नमेंट थी, है ना। तो ये जो ब्रिटिशर्स थी, इंग्लैंड थे, ये अपोजिट थे, है ना, वॉर में अगेंस्ट थे। किसके? इनके सामने कौन थे? जैसे मैंने बताया, इंग्लैंड, यूएस, अमेरिका वगैरह ये एक तरफ थे, और जापान, जर्मनी, ये सारे अपोजिट इसमें थे। तो बट ऑब्वियसली हमको जो है, अगर हम इंडिया में रहे तो हमको ब्रिटिशर्स की तरफ से ही लड़ना पड़ेगा। तो उस वक्त उन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हुए जापान के अगेंस्ट लीड किया था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फीट। अब फीट का मतलब क्या होता है? फीट का मतलब ग्रेट डीड, है ना, कोई बहुत बड़ा कारनामे को भी बोल सकते हैं फीट। या कभी कभी जगलर्स जो है ना, जगलर्स मदारी वगैरह रास्ते पर परफॉर्म करते ना, मदारी लोग बंदर वंदर लाकर, उन लोग भी जो दिखाते, दैट इज लोग जो करतब दिखाते, करतब को भी फीट कहा जाता है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फीट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस। अब ये भी एक टाइटल दिया गया था इनको, ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कब की बात की जा रही है? वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात की जा रही है। द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट। सिंह वॉज सेलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स क्रेनवेल इन 1938 व्हेन ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। अब देखो, वर्ल्ड वॉर की बात हुई, वर्ल्ड वॉर अपना चल रहा था, लाइक 1941-42 समवेयर स्टार्टेड, 41, है ना। अब ये उसके पहले की बात की जा रही है, क्या कि इनको 1938 में जो है, जब वो सिर्फ 19 साल के थे, तब उनको रॉयल एयरफोर्स में सेलेक्ट किया गया था ट्रेनिंग के लिए, और ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969। अब वो रिटायर कब हुए? है ना, हमारे इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लाइक 22 साल के बाद। अब देखिए कि कैसा जा रहा है, देखिए आप, इनकी हिस्ट्री जो है ना पीछे 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 चलती जा रही है ना। यूजुअली जो है, मतलब आप कह सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। देखिए पूरी इनकी हिस्ट्री, पहले इनका फ्रेश बताया गया कि उनको, है ना, 1965 के वॉर में लीड किए, फिर जो है उनका जो है कौन सा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आ गए, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फिर बताया गया उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। आप सिलेक्शन से पहले अब उनका बता रहे हैं कि वो पैदा कब हुए, है ना। पूरा मतलब उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी बायोग्राफी है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में दी है। सिंह वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 15, 1919 इन लयलपुर, नाउ फैसलाबाद, पाकिस्तान। अच्छा, ये देखिए ऊपर जो ये क्रेनवेल करके जो एरिया आया है ना, ये इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू। एंड दिस लयलपुर इज इन पाकिस्तान। तो उस वक्त 1919 कि अपना इंडो पाक पार्टीशन नहीं हुआ था, है ना, इंडिया पाकिस्तान एक ही था। तो उस वक्त के इंडिया में, राज के पाकिस्तान में, वो लयलपुर जिसको अब फैसलाबाद कहा जाता है, वहाँ पैदा हुई।
completed his education at Montgomery, now सहीवाल पाकिस्तान। अब ये मोंटगोमरी क्या है? ये कराची और लाहौर के बीच में पड़ने वाला एक स्टेशन है, एक एरिया है जिसको 1865 में, ठीक है, ये मैं आपको एडिशनल नॉलेज बता रही हूँ, 1865 में ना जो मोंटगोमरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स का राज था। तो एक वो टाइम पे सर रॉबर्ट मोंटगोमरी जो है वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, तो उनके नाम से जो है वो एरिया का नाम मोंटगोमरी हो गया। लेकिन बाद में जब हम लोगों को आज़ादी मिली तो 1966 में उसका नाम चेंज करके जो देखो ये अभी जो दिया है सहीवाल, तो बाद में जो है काफ़ी बहुत टाइम के बाद उन्होंने नाम चेंज किया सहीवाल। His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier province as a member of the number 1 RIAF squadron. अब ये देखिए क्या मतलब हुआ। बाईप्लेन्स देखिए आप लोग को दिया है, old type of aircraft having 2 pairs of wings on one above the other, है ना। मतलब पहले प्लेन्स कुछ इस तरह के होते थे कि एक ही पर के ऊपर दूसरा पर हुआ करता था, तो उसको कहा जाता था बाईप्लेन्स। ओके, नाउ RIAF. What is RIAF? RIAF means Royal Indian Air Force. Okay, Royal Indian Air Force. All right. After a brief instant देखिए आपको दिया है शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क, है ना। मतलब देखिए मैंने कहा ना कि मतलब जो है इनकी जो है हिस्ट्री डेट बैक हो रही है, तो अब बताया है कि वो कब और कहाँ पैदा हुए थे, उनको पहला असाइनमेंट क्या मिला था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद विद द न्यूली फॉर्म्ड नंबर 2 RIAF squadron where the marshal flew against the tribal forces. He later moved back to number 1 squadron as a flying officer. अब ये जो है ना पूरा जो लैंग्वेज है, पूरा जो जार्गन दिया है, टिपिकल लाइक एयरफोर्स में होता है वैसा दिया है ना। तो बताया जा रहा है कि उनकी पहले पोस्टिंग कहाँ पर थी कि RIAF स्क्वाड्रन नंबर 2 पे थी, फिर नंबर 1 पे हो गई एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन। ये हॉकर हरिकेन क्या है? ये सारे प्लेन के नाम है। देखो स्टार्टिंग में ही बताया गया ना कि उन्होंने ऑलमोस्ट 65 वगैरह प्लेन चलाए हैं। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944। तो ये सारे टाइटल्स हैं, हम लोग देख चुके हैं, डेजिग्नेशंस है ना, हम लोग वार्मिंग अप एक्सरसाइज में देख चुके हैं। फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, कॉम्बैट मीन्स फाइट, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1944। तो ये एकदम ध्यान से याद रखिए एब्रीविएशंस, DFC Distinguished Flying Cross। तो ये भी क्या था? टाइटल, डेजिग्नेशन, नथिंग एल्स। On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a fly past of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi। अब ये फ्लाई पास्ट क्या है ना। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, अभी भी आज भी देखते होगे आप 26 जनवरी, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे वगैरह को आप देखते होगे कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम वाले लोग हैं, मिलिट्री वाले हैं, एयरफोर्स वाले, डिफरेंट टाइप के जो है करतब दिखाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। एयरफोर्स वाले आसमान में करतब दिखा रहे हैं, मिलिट्री वाले जो है लैंड के ऊपर डिफरेंट करतब दिखा रहे हैं ना। तो ये जो आसमान में जो करतबबाजी दिखाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फ्लाई पास्ट। यहाँ पे आपको देखिए ग्लॉसरी में दिया है, अ सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस, है ना। सेरेमनी खास ओकेजन पे, है ना। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, है ना। ये सारे उनके करियर, मैंने बताया ना करियर ग्राफ है कि वो स्क्वाड्रन बने, स्क्वाड्रन लीडर बने, फिर
है ना, डिस्टिंग्विश फ्लाई क्रॉस का टाइटल मिला, अब वो विंग कमांडर। ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूके। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। अब ये सारे जहाँ जहाँ पर हमारे मतलब जो वॉर कैंपेन चलते थे, है ना, वहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं। In 1949, he was promoted to the rank of Air Commodore and took over as an Air Officer commanding AOC. AOC अक्सर पूछता है what is the full form? Air Officer Commanding of an operational command which later came to be known as Western Air Command. Okay? ये सारे जो है उनके करियर ग्राउंड के डेजिग्नेशंस दिए गए हैं। Singh had the distinction of having the longest tenure working period as AOC Air Officer Commanding, है ना, of an operational base initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 61, ना। तो ये क्या था, इनका सबसे लॉन्गेस्ट वर्किंग पीरियड था, मतलब कोई टाइटल के लिए, है ना। बाकी सारे टाइटल्स में इनकी ना देखे अपने रैपिडली उनकी प्रमोशन होते गई, तो ये जो पोस्ट थी इस पे सब इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किए। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल ही वॉज अपॉइंटेड एज द AOC in C, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, है ना। सो इट्स बिट कंफ्यूजिंग फॉर अस पीपल, क्योंकि हम लोग इससे इतने वेल वॉस अक्वेंटेड नहीं है ना इनकी पोजीशन से, एंड वी इवन डोंट नो कि कौन सी पोजीशन किससे हायर है। बट ऑल दिस थिंग आपको इतना याद रखने की, मेमोराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को जो है पैसेज तो दिया ही रहेगा। तो ये चीज़ ज़रा अच्छे से याद रखिए। देखिए आपको साइड में क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, फॉर हाउ लॉन्ग डिड अर्जुन सिंह होल्ड द पोस्ट ऑफ AOC। तो ये ज़रा याद रखिए कि AOC की पोस्ट पे उन्होंने सबसे लंबा काम किया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1962 वॉर he was appointed as the deputy chief of the air staff and he became the vice chief of the air staff in 1963. Again his career graph. He was the overall commander of joint air training exercise Shiksha held between IAF, RAF and RAAF. ये सारे abbreviations याद रखिए। RAF रॉयल एयर फोर्स, RAAF रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। तो अब जो है वो जब 1963 तक पहुंचे तो वो जो है ट्रेनिंग दे रहे थे, है ना। और ट्रेनिंग में जो है उनके टाइटल क्या था, शिक्षा, है ना। जो ट्रेनिंग कैंपेन जो चला रहे थे उसका टाइटल था शिक्षा। नेक्स्ट पेज देखिए। ऑन August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjun Singh took over reins. देखिए ये फ्रेज है इंपॉर्टेंट, took over reign। देखो रेन जो है ना एक्चुअली किसको कहा जाता है पता है, लगाम बोलते हैं ना, घोड़े की लगाम, उसको कहा जाता है। तो टूक ओवर रेन मतलब लगाम अपने हाथों में लेना, मतलब कंट्रोल अपने हाथों में लेना। समझ में आई बात, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको हो सकता है आपको जो है सेंटेंस फ्रेम करने के लिए भी आ जाए। हाँ, तो टुक ओवर रेन के ऊपर आप कैसे बना सकते हो, है ना, कि आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज फादर, रोहित या रोहन, जो भी आपको नाम लेना है, रोहित या रोहन टुक ओवर द रेंज ऑफ हिज डैड बिजनेस, है ना। इस तरह से आप बना सकते हो। एनीवेज, at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges, gearing up, है ना। gearing up की देखिए ग्लॉसरी में मीनिंग दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू गेट रेडी, तैयार होना, प्रिपेयर होना। जैसे आप लोग एग्जाम के लिए अभी गेयर अप हो रहे हो, प्रिपेयर हो रहे हो। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एयरफोर्स की जो है में एयर मार्शल के तौर पे जब अर्जुन सिंह ने लगाम अपने हाथों में ली,
तो वो टाइम पे मतलब कुछ हमारा जो इंडियन एयरफोर्स खुद जो थोड़ा रिबिल्ड हो रहा था, थोड़ा स्ट्रक्चर हो रहा था, और कुछ नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चेंजेस आ रहे थे. सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी. अब देखिए, फ्लाइंग करेंसी मतलब क्या? फ्लाइंग करेंसी मतलब ये कोई करेंसी नहीं है कि रुपया या पैसा या डॉलर, नहीं. फ्लाइंग करेंसी का देखिए मीनिंग क्या दिया है, अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. तो ये जो टिपिकल जार्गन है, टिपिकल लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ जो है इसमें मतलब एयरफोर्स वगैरह में यूज होती है फ्लाइंग करेंसी, है ना. अप टू डेट स्किल रखना. टिल हिज CAS रैंक. CAS आपको यहाँ पे ग्लॉसरी में दिया है, आई गेस. हाँ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ. ये सारे एब्रीविएशंस आपको याद रखने हैं. चीफ ऑफ एयर स्टाफ रैंक. Having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary nets and vampires. Underline the word nets and vampire. और उससे पहले कंटेम्पररी का मीनिंग देखिए, ऑफ प्रेजेंट टाइम. अब क्या मतलब हुआ ये सेंटेंस का, कि हमने देखा है ना कि इन्होंने बहुत सारे मोर देन 60 से भी ज़्यादा टाइप के प्लेन चलाए थे, है ना. और उनकी ट्रेनिंग तो कब से स्टार्ट हुई थी, है ना. कब तो बहुत ही इंडिपेंडेंस के बहुत पहले स्टार्ट हुए थे. 1938 में ही जब वो 19 साल के थे, उनका सिलेक्शन हो गया था. तो इस वक्त तक के, अब तक के मतलब ये 19 देखिए, कभी 64 की बात की जा रही है ना. तो अब तक इनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था. लेकिन ये चीज़ थी कि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई थी, लेकिन इन्होंने अपनी फ्लाइंग करेंसी अप टू डेट रखी, है ना. फ्लाइंग करेंसी मतलब अपनी फ्लाइंग स्किल्स को अप टू डेट रखा, नई टेक्नोलॉजी के साथ रहे वो. उन्होंने कौन कौन से टाइप के प्लेन चलाए थे, बाई प्लेन चलाए थे, उनसे लेकर अभी तक के जो कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट टाइम के जो नेट्स एंड वैम्पायर. तो नेट्स एंड वैम्पायर को अंडरलाइन करके लिखिए. व्हेन एयरप्लेन्स डोंट फिट देयर नेम्स. व्हेन एयरप्लेन्स डोंट फिट देयर नेम मतलब क्या, कि मतलब एयरप्लेन के कुछ भी भलते भलते नाम रख देते हैं, है ना. जैसे पता होगा आप लोगों को कि मिसाइल्स वगैरह के भी नाम रखे गए थे, है ना, रखे जाते हैं ना. जैसे अग्नि मिसाइल, गौरी मिसाइल, वैसे प्लेन के भी नाम रखे जाते हैं. तो ऐसा नया ज़माना आ गया था कि जो नए नाम रखे जा रहे थे वो प्लेन को फिट भी नहीं होते, तो उसको बोला जाता है नेट्स एंड वैम्पायर. तो देखिए, मैंने कहा ना कि एकदम टिपिकल टेक्निकल जार्गन है, तो ध्यान से समझना होगा. यहाँ पे वैम्पायर वगैरह कुछ और मीनिंग नहीं है, बल्कि क्या कहा जाता है कि जब एयरप्लेन के नाम फिट ना हो, जो उनके नाम रखे जाते हैं, उसको कहा जाता है नेट्स एंड वैम्पायर. ही हैज़ फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कॉन्स्टलेशन. ये भी एक एयरक्राफ्ट का नाम है, सुपर कॉन्स्टलेशन. वरना आप समझोगे कि कोई ज्योग्राफी की टर्म है ना, है ना. ये कोई सेलेस्टियल, है ना, या कोई ज्योग्राफी की टर्म नहीं है, ये नाम है. In 1965, when Pakistan launched in its Operation Grand Slam, ये उनके ऑपरेशन का नाम था. ऑपरेशन का मतलब जो वॉर कैंपेन थी इनके, उसका नाम रखा था उन्होंने. With an armored thrust targeted at the vital. आर्मर्ड मतलब आर्मरी के साथ, है ना. आर्मरी मतलब वेपन्स के साथ. थ्रस्ट करना, थ्रस्ट मतलब जैसे आप ये न्यूज़ वगैरह में सुनते हो कि आप लोग घुसपैठिए, ज़बरदस्ती कोई एरिया में घुस जाना, उसको बोलते हैं थ्रस्ट. ठीक है, थ्रस्ट का मतलब ज़बरदस्ती कोई एरिया में घुस जाना, उसको बोलते हैं थ्रस्ट. टारगेटेड एट द वाइटल टाउन. वाइटल को अंडरलाइन कीजिए, लिखिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण. टाउन ऑफ अखनूर. सिंह लेड IAF थ्रू द वॉर विद करेज, है ना. तो सबसे आपको याद होगा लेसन का स्टार्ट हमने यही देखा कि इनको सबसे ज़्यादा जो है जाना जाता है किस चीज़ के लिए, 1965 के इंडो पाक वॉर के लिए. तो देखिए कैसा 1965 वॉर के बारे में इनका इंट्रो लिया गया, फिर हिस्ट्री पीछे चलते चलते आप वापस 1965 की बात आई. तो
सिंह लेड आईएएफ थ्रू द वॉर विथ करेज, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल। डिटर्मिनेशन आप समझते हैं, पक्का इरादा, है ना, पक्के इरादे के साथ। ही इंस्पायर्ड इंडियन एयरफोर्स टू विक्ट्री डिस्पाइट द कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शंस या रुकावटें imposed on the full scale use of air force combat power। तो टेक्निकल बहुत सारी रुकावटें थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन वो जो है उन्होंने सबको ओवरकम किया। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप। दिस लेसन इज फुल ऑफ न्यू वोकैबुलरी एंड मेनी मोर न्यू टेक्निकल जार्गन्स। तो ये एस्ट्यूट को याद रखिए, शार्प एंड इंटेलिजेंट, शार्प एंड इंटेलिजेंट है ना, आपको ग्लॉसरी में दिया है। इससे पहले देखिए एक वर्ड आया था, मैंने बोला कि टॉपर्स जो है एसिडियसली स्टडी करते हैं, है ना, एसिडियसली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एस्ट्यूट स्टूडेंट्स जो है वो एसिडियसली स्टडी करते हैं। एस्ट्यूट स्टूडेंट्स मतलब शार्प और इंटेलिजेंट, राइट। एनीवेज, astute leadership of the air force during the war। subsequently का मतलब क्या होता है, later on, बाद में। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं consequently एंड subsequently। देखो consequently मतलब क्या होता है, एज अ रिजल्ट, है ना, हिस्ट्री में अक्सर यूज होता है consequently एज अ रिजल्ट, और ये subsequently मतलब later on, बाद में। बाद में in recognition of the air force contribution during the war, the rank of the CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force। देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये इंडिया के पहले एयर चीफ मार्शल है। He remained a flyer to the end of his tenure working period in IAF, visiting forward bases। forward bases का देखिए क्या दिया है मीनिंग, a secured forward operating military position, है ना। तो फॉरवर्ड बेस, जैसे हॉकी वगैरह में भी आपने सुना होगा पोजीशंस रहती है ना, फॉरवर्ड आगे वाली पोजीशन, तो वैसे ही मिलिट्री में भी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। तो ये हमेशा जो है अपने बोलते हैं ना लास्ट जो है मतलब राइप ओल्ड एज के हो गए, अच्छी खासी एज के हो गए, लेकिन काम करते रहे, विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन, है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ पीछे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, टॉप टू बॉटम हर रो को, हर ग्रुप को, हर ट्रुप को जो है इन्होंने एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और ट्रेनिंग दी, है ना। हम लोगों ने देखा भी था बीच में शिक्षा करके उनका कुछ ट्रेनिंग कैंपेन चला था। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969 देयर अपॉन एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप टू द स्विट्जरलैंड। एम्बेसडरशिप इनके करियर की वजह से, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको जो है एम्बेसडरशिप मिल रही, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। एम्बेसडर यू अंडरस्टैंड ना, कि जैसे देखिए जैसे इंडिया में भी पाकिस्तान की एम्बेसी है, हर कंट्री की एम्बेसी होती है, यूएस की एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी, रशियन एम्बेसी। कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई बाहर से रशियन इंसान आ रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है किसी भी मामले में, तो रशियन एम्बेसी में कांटेक्ट करे। पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान एम्बेसी में कांटेक्ट करे। तो इस प्रकार से इनको जो है कहाँ पर जो है एम्बेसडरशिप मिली, स्विट्जरलैंड में, मतलब वो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते थे। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990। तो रिटायरमेंट के बाद भी देखिए जो है कंप्लीटली इन्होंने गिव अप नहीं किया। Having been a source of inspiration to all the personnel means जो ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर्स, है ना, शॉर्ट में आप लिखिए ऑफिसर्स। टू ऑल द ऑफिसर, देखिए पर्सनल नहीं है, पर्सोनेल ऑफिसर of armed forces through the years, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002। अब क्योंकि ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं सबके लिए, तो गवर्नमेंट ने इनको कॉन्फर किया, दिया, है ना, बेस्टो किया, दिया, रैंक ऑफ मार्शल, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयरफोर्स। स्टार्टिंग में ही हमने देखा ना कि एयरफील्ड मार्शल,
जो किसके इक्वल होता है, मिलिट्री में 5 स्टार रैंक ऑफिसर के समान होता है, वो उनको दिया गया। तो वो कब दिया गया उनको, 2002 में। ठीक है, तो इट वाज बिट बोरिंग, क्योंकि उनके टिपिकल एयरफोर्स के टर्म्स एंड टेक्निक, बट स्टिल वी नीडेड टू गो थ्रू इट, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जाम में कभी इसका पैसेज आ जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश वर्कशॉप में आपको ये फ्लो चार्ट जैसा दिख रहा है, तो ये इनकी जो प्रमोशंस है, ये आपको पूरा पैसेजेस केयरफुली पढ़ना है, देन यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, तो इफ़ यू वांट इन शॉर्ट आई कैन टेल यू द आंसर। सेकेंड में जो है आप लिख सकते हो फ्लाइंग ऑफिसर, थर्ड में स्क्वाड्रन लीडर, फोर्थ में विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन, देन एयर कमोडोर। तो एक्चुअली मैंने शॉर्ट में बताया है, इसके बीच में इन्होंने उनकी बहुत सारे है ना कि जो हमको प्रॉपर याद भी नहीं है। तो अगर आप कोई रेफरेंस बुक रेफर कर रहे होगे तो देखना, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बॉक्सेस कम दिए हैं, क्योंकि इनके जो है डेजिग्नेशन बहुत सारे दिए गए थे इनको। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि वी जस्ट गो थ्रू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो है देखिए ना, ये आने के बहुत चांसेस है अगर आपको अगर पैसेज आया तो। क्वालिटीज ऑफ अर्जेंसी, तो लिख लीजिए आप लोग, ब्रेव तो दिया है आपको, और लिख लीजिए लीडरशिप क्वालिटीज, उसके बाद नॉलेजेबल, है ना, नॉलेजेबल, उसके बाद वॉज एन एक्सेप्शनल पायलट, और फिर लास्ट क्वालिटी लिख सकते हो आप, नॉट वेरी टॉकेटिव। देन नॉन सी, ये आपको पैसेजेस में भी आ सकता है। A3 अगर पैसेज आया तो आपको A3 एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। He contributed notably. Actually, see the question. Replace the underlined words or phrases with the appropriate ones to retain the proper meaning. ठीक है, तो हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। आपको ऑप्शंस दिए, उसमें से जो आपको सही लगता है उससे। ये A3 एक्टिविटीज में आने के चांसेस है। He contributed notably. ओके, उसके लिए क्या आ सकता है, आपको देखिए एक बात आप हमेशा देखिए कि आपको जब रिप्लेस कर रहे हो ना, आप हमेशा देखो सेंटेंस में टेंस कौन सा है, कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब पास्ट टेंस है, तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन उठा के लिखोगे वो पास्ट में ही होना चाहिए। अगर नहीं दिया रहता पास्ट में, आपको उसको पास्ट कीजिए। तो इसका आंसर आएगा प्लेड अ मेजर रोल। ऑप्शन में आपको दिया है प्ले, बट आप क्या लिखोगे, प्लेड अ मेजर रोल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए, अवर स्कूल क्रिकेट टीम गॉट रेडी मैंने एक्सप्लेन करते वक्त बताया था, है ना, गॉट रेडी के लिए क्या आएगा, गियर अप। वापस से वही चीज आपको प्रेजेंट में दिया है, गियर। ये चीजें बहुत मैटर करती है, इस वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। गियर अप, लेकिन आप जब आंसर लिखोगे तो गियर्ड अप ईडी लगा दोगे। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्किंग एज अ लेक्चरर, रवि टुक अप एन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्किंग, थोड़ा सा ही काम करने के बाद, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद, इसके लिए क्या फ्रेज आया था, याद रखिए, ब्रीफ इंस्टेंट, है ना। इसके अंदर हमको कोई फॉर्म वॉर्म चेंज नहीं करना है, एज इट इज उठा के लिखिए। ठीक है, क्या आएगा, आफ्टर अ ब्रीफ इंस्टेंट। डी क्वेश्चन देखिए, अब क्लास मॉनिटर इज अ परफेक्ट सिंबल। क्या आएगा, परफेक्ट सिंबल का अब क्लास मॉनिटर इज द एपिटोम ऑफ। अब बहुत से बच्चे वो करते हैं कि वहां पे बी उठा के लिख देते हैं, वो बी नहीं लिखना है। ठीक है, वो बी किसके लिए होता है कि अगर यहाँ पर इज नहीं दिया होता तो आप एम, इज या आर, वॉज, जो भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होता वो लगाते, इसलिए दिया है। तो अवर क्लास मॉनिटर इज द एपिटोम ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। सेकेंड लास्ट, एक्सेप्टिंग द ग्रेट वैल्यू।
एक्सेप्टिंग द ग्रेट वैल्यू, किसी की ग्रेट वैल्यू को एक्सेप्ट करना, यानी क्या करना है ना, एक्नॉलेज करना या रिकॉग्नाइज करना। तो इसका आंसर आएगा इन रिकॉग्निशन ऑफ, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज रिसर्च दे अवॉर्डेड हिम विद PhD। ओके, और जो लास्ट बचा है, आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डनकन मैकबेथ टूक ओवर द कंट्रोल, टूक ओवर द कंट्रोल मैंने बताया था, टूक ओवर द कंट्रोल, टूक ओवर रेन्स ऑफ स्कॉटलैंड। ऑलराइट, okay, now look at the question number 6. Build a word wall in the words related to military. Look, this can come as word register. देखिए, आपको लैंग्वेज स्टडी में आता है वर्ड चेन एंड वर्ड रजिस्टर, ये दोनों एकदम डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। वर्ड चेन अलग एंड वर्ड रजिस्टर अलग। तो वर्ड रजिस्टर मतलब क्या, कि उससे रिलेटेड जो भी, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल टू स्कूल, स्कूल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बेंचेस हैं, चौक है ना, बुक्स है, ये हो गया वर्ड रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिलेटेड वर्ड्स मतलब वर्ड रजिस्टर देखना है। अब मिलिट्री से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, आर्मी, सोल्जर्स, गन, टैंक, एम्यूनिशन, कमांड्स, वॉर, पायलट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, कैप्टन। ओके, तो ये सब आ सकता है वर्ड वॉल, वर्ड रिलेटेड वर्ड्स में। दैट्स इट। देन लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. State the different meaning of the following pairs of homophones and make sentence of your own. तो सेंटेंस लेसन के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को होमोफोन्स और होमोग्राफ, नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर B, होमोग्राफ, इनका डिफरेंस अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आई होप कि यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, बस ये मैं ज़रा आप लोगों को मीनिंग बता दूँ कि ये जो है LED लेड, राइट, तो आपको मीनिंग पहले लिखना है, उसके बाद जो है उसका सेंटेंस बनाना है। तो ये लेड का मीनिंग क्या है, लीड का पास्ट फॉर्म है ना, लीडरशिप करना। और ये जो दूसरा लेड डी है आपको, वो क्या है, ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि लेड डाइऑक्साइड है ना, तो दैट इज ग्रेफाइट बोल सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेफाइट। सेकेंड रोल जो दिया है, पहला वाला जो रोल है तो वो क्या है, अ पार्ट इन फिल्म और प्ले, और वो जो रोल है सेकेंड वाला कि एनीथिंग विच मूव्स इन सर्क्यूलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रोल, है ना। उसके बाद एयर, एयर यू नो इनविजिबल गैसियस सब्सटेंस, और उसके बाद ये एच से आता है, HEIR, लेकिन इसको भी एयर पढ़ा जाता है। एयर किसको बोला जाता है, इनहेरिटर, वारिस जो होता है ना, इसको बोला जाता है इनहेरिटर। फीट, पहला वाला फीट का ग्रेट अचीवमेंट, दूसरा वाला फीट जो है पैर को भी बोल सकते हैं, बट हम यहाँ पे लेते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना, कितना फीट, 1 फीट 2 फीट। ई रेन, देखिए रेन 3 तरह की दी है। पहला वाला रेन का मतलब होता है रूल करना, राजा जो रूल करता है उसको बोलते हैं रेन। दूसरे वाले रेन का मतलब है, तो पहला वाला मीनिंग लिखोगे रेन, दूसरे वाले का लिखोगे जैसे कि मैंने बताया था कि ना कंट्रोल, कंट्रोल बोल सकते हो आप, रेन, टू कवर द रेन्स। और फिर तीसरा वाला रेन, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, ऑलराइट, तो उसके हिसाब से आप मीनिंग बनाओगे। एंड द नेक्स्ट इज होमोग्राफ, वन वर्ड हैविंग डबल मीनिंग। तो आई गेस ये आप लोग कर सकते हो, है ना, मैंने डिफरेंस बता दिया है। ओके, तो आई डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। इसके बाद भी अगर आपको इन केस कुछ चीज़ों में डाउट हो, आप मार्क करके रख दीजिए, क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में हमारे जो है पर्सनल अगर हमारा इंटरेक्शंस होते हैं तो वी कैन क्लैरिफाई द डाउट्स। ऑलराइट, so thanks for the listening and listen the lecture very carefully.